हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार आपका वेलकम करता हूं माय क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटोर आपके लिए लेकर आया हूं अ क्लब ऑफ क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एज सच कोई टॉपिक नेशनल साइंस ओलंपियाड में मेंशन नहीं है। नेशनल साइंस ओलंपियाड में केवल केवल साइंस का एक पोर्शन मेंशन है, लेकिन उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हमने ब्रेक कर करके केमिस्ट्री के पार्ट को अलग निकाल लिया, उसके क्वेश्चंस अलग निकाल लिए। और मैं आज आपके साथ वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये क्लास 6 के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, जो आपको हेल्प करेंगे 2023 के नेशनल साइंस ओलंपियाड में। आज मैं जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं वो 2019-2020 में जो नेशनल साइंस ओलंपियाड का पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उस एग्जाम में थे वो आज मैं सारे लेकर आया हूं। ये क्या लिखा हुआ है? गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स। यहाँ पर कैंडिडेट्स का मतलब है स्टूडेंट से। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते होंगे, तो अभी आप अपने सोसाइटी में क्रिकेट खेलते होंगे, तो आप अपनी एक टीम बनाते होंगे। तो उसमें एक चिंटू कैप्टन होता होगा, एक पिंटू कैप्टन होता होगा। तो एक्स टीम का कैप्टन चिंटू है। मान लेते हैं कि कबीर नगर का जो सोसाइटी है उसकी क्रिकेट टीम का कैप्टन जो है चिंटू है, और महावीर नगर की सोसाइटी का क्रिकेट टीम का कैप्टन पिंटू है। और दोनों के अंदर बड़ी टसल रहती है कि नहीं हम क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, वो कहता है नहीं हम क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। तो साथ दोनों में कंपटीशन होता है। अब चिंटू और पिंटू ही मुझे बताएंगे, क्या क्रिकेट हम कहीं पर भी खेल सकते हैं? क्या चिंटू अगर बैट उठाकर बॉल को मारता होगा और अगर मोंटू उसको कैच कर लेता हो, क्या वो आउट नहीं होता होगा? तो ये कैसे हमने पता किया? ये कैसे हमको पता चला कि अच्छा अब ये आउट हो गया, अच्छा अब हमको 4 रन मिले, अच्छा अब ये तो एलबीडब्ल्यू आउट हो गया, अरे ये तो कट आउट हो गया, अरे इसने तो नो बॉल फेंक दिया, कैसे पता चला? तो जैसे क्रिकेट में एक सम सॉर्ट ऑफ रूल्स होते हैं ना, कि हम कैसे उसके थ्रू हम किसी गेम को खेलते हैं, किसी भी चीज को करते हैं, वैसे ही इस एग्जाम के भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं। बस हमें केवल केवल वो फॉलो करने हैं, वो बड़े ध्यान से फॉलो करने हैं। आप देखिएगा कुछ नहीं बचेगा इसमें फिर। तो क्या करना है, देखिए क्या लिखा हो, ये इस एग्जाम में जितना भी टाइम आपको अलॉटेड है उसके अलावा आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया है। क्यों दिया गया है साहब? इसलिए नहीं दिया गया है कि पड़ोसी को देखें कि वो पेंसिल लाया कि रबड़ लाया, कि वो पेन लाया कि क्या लाया। हमको इसलिए दिया गया है कि साहब हम अपना इंफॉर्मेशन क्लियर कट भरें। जैसे कि इंफॉर्मेशन में हमारे लिए क्या है, तब चिंटू का स्कूल, चिंटू के स्कूल का कोड क्या है, चिंटू की क्लास कौन सी है। अब सब ऐसा थोड़े होगा कि क्लास 6 का पेपर है और मोंटू क्लास 12th में और पेपर देने आ जाएगा, नहीं साहब, ये क्लास 6 के ही बच्चों का होगा। तो क्लास 6 के स्टूडेंट होंगे तो क्लास मेंशन करनी है। अच्छा, रोल नंबर, क्योंकि साहब चिंटू जैसे तो और भी चिंटू होंगे, चिंटू शर्मा होगा, चिंटू कश्यप होगा, चिंटू गुप्ता होंगे, चिंटू कुमार होंगे, तमाम होंगे। लेकिन कैसे मेंशन करें साहब? तो रोल नंबर, कि साहब चिंटू शर्मा का है CY001, तो चिंटू गुप्ता का है साहब CY003। ऐसे आप डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। कैसे आप पता करते हैं? ऐसे पता कर लेते हैं। फिर साहब मोबाइल नंबर, अब देखिए भैया मोबाइल नंबर अपना अपना डालिएगा, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड का ना डाल दिएगा, पहले बता रहा हूँ, ध्यान से डालिएगा, नहीं तो पता चला है कि वहां आपको नंबर इन्हीं का याद था, इन्हीं मोहतरमा का आपने नंबर डाल दिया, बाद में उनको रिजल्ट आ रहा, वो सोच रही हम तो पेपर दिए नहीं, काहे का रिजल्ट आया भैया। उसके बाद OMR सीट जो है उसको जो है क्लियर कट हमको मेंशन करना उसमें ये सब। और फिर एंड में आपके ऑटोग्राफ साइन होगा आपका। तो साइन बहुत कायदे से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करना होता है, क्योंकि बच्चों ये जब OMR जाती है ना कंप्यूटर में, तो वो आपके साइन को मैच कराते हैं जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होता है। अगर इसमें रिसेंबलनेस नहीं मिलेगी ना, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, आपकी OMR को रिजेक्ट कर देंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो ये काम हमको करने होते हैं जो 10 मिनट के अंदर होते हैं। अच्छा साहब, ये तो हो गया, आपने बता दिया कि 10 मिनट मिल गए। अब जो हमको बाकी समय मिला उसमें हम क्या करें, कैसा पेपर आए, तो हम बताते हैं। देखिए लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग है, मात्र 10 क्वेश्चन आने हैं, छोटा सा पोर्शन है। हमारे सर पढ़ाते हैं माई क्लासरूम में, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मुझे एक दिन बड़ा इच्छा हुई आपका पढ़ने की, तो मैंने सर से कहा, आपके जो माई क्लासरूम में पढ़ाते हैं, मैंने कहा कि मुझे पढ़ा दीजिए। उन्होंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, खाना खाते खाते मुझे 3 कंसेप्ट पढ़ाए, और उसके बाद देखिएगा मैं तो रन कर गया। अरे ये तो बड़े अच्छे सर हैं। तो आपके जो सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे मेंटल एबिलिटी, तो वो पढ़ाते हैं लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन में और ढेरों फैकल्टी हैं, फिजिक्स के हैं, बायो के हैं, मैम है बायो में, सर है बायो फिजिक्स में, तो वो पढ़ाएंगे। मैं केमिस्ट्री का पोर्शन लेकर आया हूँ, तो हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, खेलेंगे आज केमिस्ट्री से पूरा खेलेंगे अपन, डरने की कोई बात नहीं। जो डर गया समझो घर गया, बस इतना याद रखना है।
आराम से खेलना है, एक एक क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट खोल देंगे, पूरा खोल खोल के कंसेप्ट पढ़ेंगे, और जितने कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा याद रखिएगा उनको, याद क्या समझ लीजिए उनको, और घर में ट्राई भी कर लीजिए संभल के, लेकिन किसी को दिक्कत ना हो। फिर अचीवर सेक्शन, ये अचीवर सेक्शन का क्या मतलब होता है कि जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं उनका एक एडवांस लेवल। अब चिंटू कहेगा साहब हम तो क्लास में पढ़ते ही नहीं थे, साहब ये अचीवर सेक्शन हम कैसे कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्या कह, आप बस मेरे साथ बने रहिए, आपकी क्लास के टॉपर से आप ज्यादा नंबर लेकर आए नेशनल साइंस ओलंपियाड में, मैं गारंटी ले रहा हूँ उस वाली बात की, बस आप मेरे साथ रहिए तो काम हो जाएगा। देखिए तो ये सेग्रीगेशन है क्वेश्चंस का। उसके बाद क्या कह रहे हैं साहब, मार्क्स अलॉटेड कर दिए, तो उन्होंने बताया है कि जितने जितने, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है 10 क्वेश्चन, उसके बाद 35 क्वेश्चन है साइंस के, और 5 क्वेश्चन है अचीवर सेक्शन के। तो जो अचीवर सेक्शन वो एडवांस लेवल का है ना, इसलिए वहां पर मार्क्स भी एडवांस है। कितना एडवांस है, 3 मार्क्स का, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं बच्चों, 1 मार्क्स का। तो यही अब आपका लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट हो गया कि साहब ये पता करो कि टोटल मार्क्स ऑफ पेपर कितने का है। तो साफ साफ कर लेना है, कैसे, जल्दी से 10 इंटू 1 10, 35 इंटू 1 35, उसके बाद 5 इंटू 3 15, पूरा क्लब कर दो, 35 और 5 40 और 10 50 और 10 60, मतलब ओ अब समझ आया हमको, ये पूरा का पूरा पेपर तो 60 मार्क्स का है खाली। अच्छा चिंटू बोला तो अब तो 60 में से 59 मार्क्स लेकर आऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम ला सकते हैं, बिल्कुल लाएंगे, कैसे, पर थोड़ा सा ध्यान देकर, थोड़ा सा ध्यान दिया और काम आपका हो गया। क्योंकि बच्चों याद रखिए, अगर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी फिर भैया कुछ नहीं हो पाएगा, तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका देखिए सारा काम हो जाएगा। और याद रखिए नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो हर एक क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जय माता दी तुक्का लगा देंगे, ये नहीं करना है, कंसेप्ट पूरा यूज करेंगे, सारे क्वेश्चन मैक्सिमाइज करेंगे, और उसके बाद भी सारी मेहनत करने के बाद जब नहीं आएगा तो फिर जो गट फीलिंग बोलेगी तुक्का, तुक्का भी लगा देना, जैसे तुक्का रिया और आसिमा को चुनने में लगाया था वैसे यहाँ लगा देना, कोई बात नहीं, खेल हो जाएगा आपका, देखिए 2 मिनट में। उसके बाद अब ध्यान रखने वाली बात है कि उन्होंने कहा है कि ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन आता है ना, बस वही लेकर जाना, या HB पेंसिल। तो मैं तो कहूंगा स्टूडेंट्स कि आप HB पेंसिल ले जाइए, क्या होगा अगर छोटी सी गलती भी हो गई ना तो आप कम से कम इरेज कर पाएंगे। तो मेरी सजेशन ये कि आप HB पेंसिल लेकर जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद करेगी। बाकी जो जिसमें कंफर्टेबल हो वो उसको ले जाए। अब मोन्टू कहेगा भाई हमारा कॉन्फिडेंस तो ज़्यादा है तो हम क्यों मिटा देंगे, तो आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन भाई चिंटू कह रहा है अरे ये तो फायदे वाली चीज़ है, अगर हम पेंसिल से करेंगे और हल्के से गलत हो गया मिटा फिर सही कर लेंगे, नंबर जरूरी है, ये नहीं बताना है कि ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर गए थे कि HB पेंसिल, रिजल्ट जब आएगा तो मार्क्स ही तो आते हैं, उसमें ये कहाँ आता है कि HB पेंसिल से लिखे थे कि बॉल पॉइंट से लिखे थे। तो जो आप कंफर्टेबल हो उसको लेकर जाइए, ठीक साहब। उसके बाद देखिए क्या है कि उन्होंने साफ साफ लिखा, जैसे क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन उन्होंने बताया, इन द वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस, 4 ऑप्शन है। तो क्या बोला है कि हमको जो है स्पेस जो दिया गया है ना, ये स्पेस, तो इस स्पेस को पूरा करते हुए पूरी तरीके से अच्छे से इसको फिलअप करना है, इसको इस तरीके से नहीं भरना है ऐसे भर दिए और जल्दबाजी में, नहीं ये गलत हो जाएगा, हमको पूरा इसको अच्छे से इसको पूरा इसको फिलअप करना है। जैसे कि आप अपनी ड्राइंग की बुक में कलर भरते होंगे ना अच्छे से, एकदम गोले बना बना के, ओ छोटे 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 मिक्की माउस की आप आंखें बनाते होंगे, कान बनाते होंगे, तो वो उसमें कलरिंग करते होंगे, बस वैसे ही करना है। इसमें ब्लैक या ब्लू पेन लेकर कलरिंग करनी है, लेकिन कलरिंग किसकी करनी है, सब चारों की नहीं कर देना धोखे से भी, हाँ इसमें बस एक की कर देना है, एक की कर दिया आपका काम हो जाएगा। अब एंड में भैया बचता है, वो कह रहे हैं कि आप अपनी OMR इन्विजिलेटर को देकर जाना है। इन्विजिलेटर का मतलब होता है आप आपका एग्जामिनर, आपके टीचर जो वहां उस क्लासरूम में उस समय होंगे, जिनसे आप हेल्प लेंगे कि मैम रोल नंबर कैसे भरूं, कहाँ भरूं, वो आपको बताएंगे, मैम पानी प्यास लगी है, पानी कहाँ से, वो मंगवाएंगे। तो वो होते इन्विजिलेटर। अच्छा करना क्या है साहब, अब ये आपने पेपर कर लिया, तो ये नहीं करना है कि उठाई OMR और अपने घर ले गए, घर नहीं ले जाना है, जमा करके आए तभी तो रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट चाहिए है ना, तो बस फिर उनको देकर जाना है, ये करना है। तो अब बिना देर करे जल्दी स्टार्ट करते हैं। पता चला कोई कहे, कोई दूसरा कहीं पढ़ रहा होगा, चिंटू कहेगा सर जल्दी पढ़ा दो हमको, जल्दी से छोटे छोटे कंसेप्ट करा दो जिससे कि मुझसे आगे निकल जाऊं, मुझे भी तो टॉप करना है। अरे बहुत बढ़िया, अभी करते हैं, देखो ये है 2019 प्रीवियस ईयर। उसके बाद साइंस सेक्शन, मैंने कहा था ना कि ओलंपियाड में एज सच फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं होता है, साइंस होता है।
एक्चुअल पूरे यूनिवर्स में ही साइंस होता है, वो हम सेग्रीगेट करते हैं जिससे कि हम कंफर्टेबली चीजों के साथ डील कर पाए। यूनिवर्स ने कहीं हमको सेग्रीगेट करके नहीं दिया थी दुनिया ने, हमने केवल केवल उसको साइंस बनाया। साइंस जो लॉजिकल रीजनिंग पर चले, लॉजिकल रीजनिंग की डिमांड करे, उसको साइंस के थ्रू हम पढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू, उस पूरे ऐसे यूनिवर्स को हम कहते हैं साइंस। समझ गए ना आप? तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, फुल टॉस बॉल। क्या बोल रहा है कि वाइल डूइंग अ साइंस प्रोजेक्ट वरुण क्लासिफाइड अ फ्यू थिंग्स एज शोन इन द टेबल। अब वरुण को एक लड़का होगा, उसने एक साइंस प्रोजेक्ट कहीं पेश किया, बताया कि साहब हमने एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपको टेबल दी गई है, 5 मटेरियल यहां दिए गए हैं, उनसे एसोसिएटेड उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो पूछ रहे हैं कि बताओ मटेरियल्स क्लासिफाइड करेक्टली। तो हमको बताना है कौन कौन से कॉलम मैच दी कॉलम करेक्ट है। एक एक करके करते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा था, मेरी क्लास में आप बिल्कुल बस स्क्रीन पर देखिए और मेरी बातों को सुनिए। मैं गारंटी लेता हूं एक क्वेश्चन गलत होकर दिखाए, आप चाहेंगे तो गलत नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे नहीं, आप ऐसे अब ऐसे ही बैठ आएंगे पेपर में, नहीं हम तो हाथ ही नहीं चलाएंगे, तो भाई फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप ना चाहें, बस ऐसे ना बैठी, फिर आप देखिए गलत करके दिखाइए, नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, कॉपर कॉइन, कॉपर कॉइन सबने देखा है, कॉइन होता है, कैसा होता है, छोटा सा कॉइन होता है। अब आप मुझे बताओ वो हार्ड होता है कि सॉफ्ट? क्या ये लड्डू की तरह होता है कि इसको थोड़ा सा पिच ऐसे दबाया और वो टूट गया? ऐसा नहीं होता है, वो हार्ड होता है, उसकी हम शेप में चेंजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वो हार्ड है। सही बात है। फिर कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, क्या वो ट्रांसपेरेंट है? क्या हम सिक्कों को, जैसे कि मेरे चश्मे हैं 2, मैंने यहाँ पे 2 कॉपर के ऐसे कॉइन लगा लिए, क्या मैं देख पाऊंगा आपको? क्या मैं चिंटू को देख पाऊंगा? क्या मैं पिंटू को देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा, इसलिए क्या है, ओपेक। ठीक साहब। उसके बाद कह रहे हैं फ्लोट सिंक्स इन वाटर। क्या हम जब सिक्के को पानी में डालते हैं तो क्या वो फ्लोट करता है? करता है क्या फ्लोट? नहीं। कि सिंक करता है? सिंक, वो डूब जाता है। तो डूबने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। इन्होंने सही लिखा, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, क्या हम जब उस सिक्के को पानी में डालते हैं तो क्या सिक्का घुल जाता है क्या? नहीं। ये तो साहब चिंटू कहेगा ये तो कितना बेकार का बात है, शक्कर डाल के घोली वो तो घुलता है, सिक्का कब से घुलने लगा? आज करके देखना है सारा का सारा, फिर आपको पतेगा। तो उसने लिखा इनसॉल्युबल, बिल्कुल करेक्ट चीज लिखी, एकदम सही लिखा, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट। उसके बाद दूसरा, चपाती। तो चपाती क्या है भाई, कौन सी चपाती? अब साहब आप होटल में जाते हैं तो वहां क्या कहते हैं वेटर से, वेटर एक बटर नान ले आओ, एक बटर रोटी ले आओ, बिना बटर की रोटी ले आओ, कहते हैं ना आप लोग, कि आप कहते हो मशरूम और मटर मशरूम के साथ आज ये खाएंगे, ये कहते हैं ना। तो बस वही चपाती है एक। तो वो कह रहे हैं कि वो सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है भाई। अगर हार्ड होगा तो कैसे खाया जाएगा? आपने अगर वो मूवी देखी हो चुप चुप के, उसमें वो क्या कहता है, इस रोटी को काटने के लिए आरी मिलेगी? ऐसा ना हो जाए भैया, हमको सॉफ्ट ही रोटी चाहिए। तो सॉफ्ट रोटी है। क्या ट्रांसपेरेंट है? नहीं। ऐसा थोड़े है यार कि उस रोटी के इर्द गिर्द हमको कुछ दिखता है, नहीं कुछ नहीं दिखता साहब, कुछ नहीं देख सकते। तो ये बात गलत हो गई। अगर ये बात गलत हो गई तो साहब ये सबके सब अब इस कॉलम मैच द कॉलम में ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन फिर भी आगे चेक कर लो आप, ये फ्लोट करता है कि सिंक? जाहिर सी बात है, रोटी एक हार्ड मटेरियल है, रोटी की डेंसिटी ज्यादा है, तो पानी में डालेंगे कैसे तैरेगा? अगर रोटी से ही तैर पाते होते तो हम बड़ा सा रोटी बनाते बैठ के, चिंटू कहता हम तो निकल जाते। ऐसा नहीं होता है, तापी से बापी का सफर तय करने के लिए रोटी पे नहीं निकलते हैं, नाव पे निकलते हैं। तो नाव पे निकलना है, इस पे ना निकल जाना, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। फिर सॉल्यूबल है क्या? अच्छा साहब डाला पानी में, अब नहीं, ये कैसे सॉल्यूबल? ये तो भीग जाएगी रोटी। गांव में अक्सर लोग भीगी हुई रोटी खाते हैं, हाँ, लेकिन डूबती नहीं है। इन्होंने लग डूबी, गलत हो गया। तीसरा, क्लियर ग्लास। ठीक साहब, हार्ड है, हाँ, फेंक के मारते हैं किसी को चोट लगेगी, हार्ड है, बिल्कुल करेक्ट बात। उसके बाद कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल। पानी के गिलास है, खाली गिलास, उसके इर्द गिर्द हम देख सकते हैं कांच है। हम सुबह सुबह अपना आईना देखते हैं, आईने में अपने आप को देखते हैं तो हम खूबसूरत दिखते हैं ना, तो बस वही है। क्या हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं साहब। उसके बाद फ्लोट या सिंक, जाहिर सी बात है, मैंने बताया ना, एक कंसेप्ट याद रखना है, क्या? सिंक के केस में और फ्लोट के केस में क्या कंसेप्ट होता है, जो चीजें हार्ड हैं, जिनकी डेंसिटी हार्ड है, अक्सर आप याद रखिए, जो भी चीज हार्ड कैटेगरी में, हार्ड ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस मटेरियल, अगर इस तरीके की चीज है तो वो जनरली पानी में डूबेगी ही डूबेगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। पानी में कौन तैरते हैं? जैसे कि ऑयल, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, इसी वजह से
ऑयल पानी में तैरता है, लेकिन रोटी हो गई, चपाती हो गई, क्लियर ग्लास हो गया, कॉपर कॉइन हो गया, इवन कॉटन बॉल हो गया, वुडन कॉर्क हो गया, ये सब के सब जो है डूब जाएंगे। जो वुडन कॉटन बॉल है वो एक्चुअली स्टार्टिंग में हल्का सा तैरेगा। क्यों? उसका रीजन बताता हूं मैं। ये सारी की सारी जो चीजें वरुण ने करी, मैं चाहता हूं चिंटू आप भी अपने घर में करें। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए कॉटन जब होती है ना वो बहुत हल्की होती है, जैसे ही आप उसको पानी में डालेंगे तो इनिशियली वो क्या करेगी, थोड़ा सा हल्का सा, फिर जैसे जैसे पानी के साथ वो और भीगती जाएगी तो और नीचे भीगेगी, और नीचे भीगेगी, और नीचे भीगेगी। भाई इन्होंने लिखा कि फ्लोट्स इनिशियली एंड देन सिंक्स, करेक्ट बात, एकदम सही है। तो ये वाली बात है, सॉफ्ट है, बिल्कुल सही बात है। ओपेक है, बिल्कुल हम इसके आर पार नहीं देख सकते। फ्लोट्स एंड सिंक सही है। इनसॉल्युबल बिल्कुल सही, एक भी करेक्ट बात है। वुडन कॉर्क सॉफ्ट है, सही है। ओपेक है, सही है। उसके बाद सिंक्स, सिंक हाँ डूब जाएगी। सॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल तो नहीं होगा। तो हमारे सही आंसर क्या क्या हुए देखो, पहले तो हमने ये सिलेक्ट किया था क्लियर, उसके बाद थर्ड क्लियर ग्लास, हार्ड है, ट्रांसपेरेंट है, सिंक्स है, इनसॉल्युबल है। उसके बाद कॉटन, क्यों? सॉफ्ट तो है, ओपेक भी है, और मैंने बताया ना कि पहले जैसे डालेंगे हल्का पानी नीचे, हल्का पानी नीचे, हल्का पानी नीचे, खत्म। तो ये भी सही है, और ये इनसॉल्युबल है, ये भी सही है। इस तरीके से हमने अपना आंसर ढूंढ लिया, आंसर है डी। एक ट्रिक और बताता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ठीक, आपने सीखा, आपके 1 नंबर जेब में, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्या होता है जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो एग्जाम में हमारे एजेंडा होता है, हम साल के 364 दिन तो पढ़ेंगे और नॉलेज लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन 365वें दिन जब हमारा एग्जाम हुआ ना, 365 डेज, तो हम क्या करेंगे, हमको केवल केवल किस लिए हमने 364 दिन पढ़े थे, अच्छे से सर से सीखा, मैम से सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि 365वें दिन जाकर हम नंबर ला पाए। तो मेन एजेंडा क्या था 365वें दिन का? नंबर। तो उन नंबर को लाने के लिए हमको क्या करना होगा, सही ऑप्शन ढूंढना होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखिए। पिंटू ने कहा साहब हमको तो समझ आया नहीं कि ये फ्लॉट करेगा, इनसॉल्युबल सॉल्युबल, हमने तो पढ़ा नहीं, हमको तो केवल इतना पता है अपीयरेंस और ट्रांसपेरेंसी। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो बोला कि सर फिर मैं कैसे सही कर दूं? मैंने कहा कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, देखो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब ऊपर चलो। मैंने क्या कहा, कॉपर कॉइन, कॉइन के बारे में तो सभी जानते होंगे, सारे लोग चिल्लर, आप गुल्लक बनाते होंगे, गुल्लक में पैसा डालते होंगे, तो वो कॉइन ही तो है, बस उसकी जगह आप जो कॉपर कर दिए तो कॉपर का कॉइन होगा, ठीक। हार्ड है सबको पता है, ओपेक है सबको पता है, सिंक मतलब डूब जाएगा सबको पता है। सिक्के पानी में डूबते हैं, इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि लोग सिक्के फेंकते हैं, डूबते हैं ना। भाई तैरेंगे तो भाई फिर तो कोई भी उठा लेगा, वो डूबते हैं तो वो डूब जाते हैं अंदर। उसके बाद इनसॉल्युबल है, बिल्कुल सही बात है, अगर पानी में सिक्का डालने से सॉल्युबल हो जाएगा तो साहब हमको अगर कभी भी हमारा पानी में कुछ पैसा गिर गया तो फिर तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। अब केवल केवल ही करेक्ट है, हमको कॉन्फिडेंस पता है, हम छोड़ें 4 अभी। अब हम देखें कि पहला ये वाला करेक्ट इन चारों ऑप्शन में कहां कहां है। देखा 3 4 2 5, ओके पता चल गया साहब, ये दोनों तो किसी कीमत पे आंसर हो ही नहीं सकते। चलो एक मंजिल तो क्रॉस हो गई कि बचा है केवल ये दोनों, ठीक। अब चिंटू कहे ये तो बहुत बढ़िया तरीका है यार, हमने 2 तो बिना पढ़े ही कैंसिल कर दिए, अब 2 में जंग लड़नी है। अब देखते हैं, अब आप देखो फर्स्ट 3 4, यहां पर 2 और चेक करने एक्स्ट्रा, यहां पर केवल 1 चेक करना है, तो सीधा 5वां चेक करो। वुडन कॉर्क सॉफ्ट है, हार्ड होता है, ओपेक है, हाँ ओपेक है, हम देख नहीं सकते हैं। सिंक हाँ डूब जाएगा, सही है ये भी। सॉल्युबल है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये इनसॉल्युबल मटेरियल है, ठीक है। और ये हार्ड है, सेमी हार्ड कह सकते हैं आप, सेमी हार्ड है। अब आपने ध्यान दिया कि 5वां जैसे मैंने देखा ये इनसॉल्युबल है और ये सेमी हार्ड है, ये गलत हो गया। अब ये भी गलत हो गया, बचा एक ऑप्शन सही। अब आप बताओ मुझे कितना देर लगा, अब आप चाह के भी गलत करके दिखाएं मुझे।
अब आप ऐसे ही बैठ जाएंगे एग्जाम में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप चाहकर गलत करके दिखा दें, नहीं कर पाए, देखिए अब ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन इसी दोनों ट्रिक को यूज करेंगे। कह रहे हैं सुहाना एक लड़की थी, चिंटू की क्लास में थी, पीछे बैठती थी, चिंटू को बड़ी पसंद थी, लेकिन सुहाना तो पढ़ने वाली थी। तो चिंटू एक दिन मेरे पास आया, बोला कि सर मुझे सुहाना से बात करनी है, कैसे करूं? तो मैंने चिंटू को समझा, यार वो तो बहुत पढ़ने वाली बच्ची है, वो तो टॉपर है, सी इज स्कॉलर। तो मैंने कहा एक काम कर सकते हैं, नेशनल साइंस ओलंपियाड आने वाला है, तुम उसकी तैयारी कर लो, टॉप कर जाओ, सुहाना तुमसे बात करने लगेगी। चिंटू बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये कर देते हैं। तो मैंने कहा बस ठीक है। फिर चिंटू ने कहा सर मैं कल से आपकी क्लास आऊंगा और मुझे यहाँ सीखना है। मैंने कहा बिल्कुल आओ। मैं चिंटू अब आने लगा है और चिंटू पढ़ने लगा है। देखो अब चिंटू, सुहाना क्या, अभी सुहाना की दोस्त सब चिंटू से बात करेंगे, तो चिंटू को स्कॉलर बन जाएगा। देखते हैं अब क्या है। कह रहे हैं सुहाना ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में कई सारे कंपोजिशन थे। कंपोजिशन का मतलब होता है मिक्सचर थे। उसको अलग करने के लिए कई सारी उसने टेबल बनाई, 2 टेबल बनाई। एक तरफ कई सारे उसने सॉल्यूशन के, कई सारे उसने मिक्सचर ले लिए, और यहाँ उसकी टेक्निक्स ले ली कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन कौन सा यूज करेंगे जब किस तरीके की सिचुएशन होगी। आप समझ रहे हैं? जैसे कि आपको अगर मान लीजिए आगरा से कलकत्ता जाना हो तो आप कैसे जा सकते हैं? इधर आप फ्लाइट से जा सकते हैं, प्लेन से उड़ गए, इधर आप रोड से जा सकते हैं, इधर आप बस से जा सकते हैं। अब पानी के जहाज से थोड़े जा सकते हैं भाई, आगरा से कलकत्ता जाने के लिए पानी का जहाज नहीं जाता है। तो अब मान लो अगर ऐसा कहीं लिखा हो कि आगरा से कलकत्ता जाना है और पानी का जहाज, तो एक गलत कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल गलत बात है। अब चिंटू कहेगा अरे यार सर इतना आसान है अगर पेपर, तो क्यों फिर हमने कहा भैया तुम साथ तो रहो, बिल्कुल सब करवा देंगे। ठीक ऐसे ही अब मान लो किसी ने चिंटू से पूछा कि यार चिंटू यार हमको तो यार लंदन जाना है, कैसे जाएं? तो चिंटू ने कहा कोई बात नहीं, पैसा कमाएंगे और फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से उड़े आएंगे। इतने में मोन्टू कहा यार ट्रेन क्यों नहीं जाती है? अब यार पानी में ट्रेन थोड़ी चलने लगेगी। हो सकता है कि चिंटू पिंटू मोन्टू मिलकर इतने बड़े इंजीनियर बने, आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, कल बहुत बड़े इंजीनियर बने और ऐसी कोई ट्रेन बना दे। हो सकता है कि हम ट्रेन से जाएं, ये भी हो सकता है, तो वो बाद में देखेंगे। तो अभी क्या पता चला कि लंदन, दिल्ली से लंदन जाने के लिए हमको प्लेन का ही सहारा लेना पड़ेगा, ट्रेन का नहीं। तो ये भी कॉम्बिनेशन गलत हो गया कि लंदन से दिल्ली जाना है ट्रेन, बिल्कुल गलत। लंदन से न्यूयॉर्क जाना है वाया फ्लाइट, करेक्ट बात है, हवा से जा रहे हैं, सही बात है। तो ऐसे यहां पर कॉम्बिनेशन चेक करते हैं जल्दी से। देखो सॉलिड सॉलिड, जैसे कि दाल में कंकड़, दाल है, कच्ची दाल आप लाते हैं उसमें कंकड़ है, अब आप इसको कैसे दूर करेंगे? कॉमन सेंस से सोचेंगे। तो चिंटू ने कहा कि हाँ हमारी दादी जो है उसको एक एक कंकड़ को हटा लेती हैं, फिर हमारी मम्मी दादी उसको धोती हैं और स्टोर कर लेती हैं। तो क्या लिखा हुआ है? हैंड पिकिंग और सीविंग। सही बात है, सही है एकदम। हैंड पिकिंग हाथ से चुन लेना, और सीविंग मतलब फटक देना। एक एक अगर आप तो अभी नए टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, आप लोग तो बड़े बड़े शहरों में रहते होंगे, और जब हम छोटे हुआ करते थे बहुत, तो जो है एक 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 डिवाइस आप कह लो, एक लकड़ी के बांस से बनने वाला एक डिवाइस होता था, उसको सूपा कहते थे। सूपा, हमारे यहाँ सूपा कहते थे नॉर्दर्न के बेल्ट में। तो उस सूपे में क्या होता था कि हम गेहूं या फटकते थे या सीविंग करते थे, तो उसमें क्या था, दाल आल होता था कुछ, तो उसमें जो भी कंकड़ अंकड़ होते ना, हम फटकते थे ना, तो वो बाहर निकल जाती थी। तो कंकड़ अलग हो जाते थे और दाल अलग हो जाती थी। तो इस तरीके से दाल में जो भी कंकड़ हुआ करते थे हम अलग कर लेते थे। उसके बाद जो है सॉलिड लिक्विड इनसॉल्युबल, जैसे कि ये क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड है और इनसॉल्युबल है, मतलब ये वाली टेक्निक एकदम करेक्ट है। अब वही देखो, पहला वाला टेक्निक अगर सही है तो उसने पूछा है कितने इनकरेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, मतलब गलत बताने हैं। ठीक, गलत का मतलब आगरा से कलकत्ता बाया पानी के जहाज जा सकते हैं नहीं, पर इस तरीके का कॉम्बिनेशन ढूंढना है हमको, सही नहीं गलत ढूंढना है। तो ये क्या है, ये सही है, ये राइट। ठीक है, आप देखो ये राइट है, तो ये किन किन के आंसर एलिमिनेट करेगा? 1 2 3 4, ये दोनों कट गए, एक और एक है, मतलब ये तो सही है ना, ये सही है ना। उसने कहा गलत बताओ, तो ये दोनों कट गए। हमारी जंग बची है केवल इन दोनों में, इन दोनों में से हमको केवल तीसरा चेक कर लेना है। पहले पहले आंसर फिर सारा, तीसरा चेक करें। लिक्विड लिक्विड इमिसिबल डिकांटेशन सेपरेटिंग फनल। ठीक, एक लिक्विड है, दूसरा लिक्विड है, इमिसिबल है। जैसे कि केरोसिन ऑयल ले लो,
खाने वाला ऑयल ले लो, सरसों का तेल ले लो, हेयर एंड केयर ले लो, बजाज आलमंड ले लो, कोई भी आप ऑयल ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, इसको पानी के साथ आपने मिक्स कर लिया। ठीक साहब, उस तरीके के एक एक सेटअप की बात कर रहे हैं कि लिक्विड में लिक्विड है और इमिसिबल, इमिसिबल क्यों, मिक्स नहीं हुआ। समझ। अब चिंटू ने कहा यार मिक्स नहीं हुआ का मतलब क्या है, तो मैं बताता हूं। जब चिंटू के मामा घर आते होंगे तो चिंटू की मम्मी जो है अपने भाई के लिए, चिंटू के मामा के लिए शक्कर के घोल के शरबत बनाती होंगी। तो जब शक्कर घोल के शरबत बना तो वो क्या मिक्स हो गया, उसको कहते हैं मिसिबल। हमने मिक्स कर दिया दो चीजों को तो वो मिसिबल चीजें हैं। ऐसी रसना आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी हम दो लिक्विड को मिक्स करके पीते हैं, जैसे कि हम दारू होती है, जैसे कि हमारी वाइन होती है, तो वाइन है या वोडका है, रम है, उस तरीके की चीजों को हम पानी में मिलाकर पीते हैं। तो दो तरीके के लिक्विड को मिक्स करके हम पीते हैं, तो वो होता है मिसिबल लिक्विड। ये इमिसिबल की बात कर रहा है, याद रखने वाली बात है इमिसिबल। ठीक, डिकांटेशन क्या होता है सर, बताते हैं। आपने अभी किया नहीं होगा लैब में अपने, हम तो पढ़े, तो हमने उन दिनों किया, हम आपको बताते हैं। शकला का बूम बूम देखा है आप लोगों ने, शकला का बूम बूम। तो शकला का बूम बूम की एक शकला के बूम बूम के टाइप का एक ऐसा डिवाइस होता है, कैसे, ऐसा लट्टू कह लो इसको, या लट्टू के किस्म का होता है ये। कुछ इस तरीके का, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं, यहां पे ओपनिंग होती है और यहां पर एक स्टॉप कॉक लगा होता है। क्या होता है, हम इसमें दोनों के दोनों जो भी, जैसे कि मान लीजिए हमने पेट्रोल लिया और हमने पानी लिया, दोनों को मिक्स किया, उस दोनों को हम इस फनल में डालते हैं। इसको एक्चुअली कहते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सेपरेटिंग फनल के को यूज करके जब दो इमिसिबल लिक्विड को अलग करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिकांटेशन। ठीक है, सेपरेटिंग फनल एक नाउन है, डिकांटेशन एक प्रोसेस है। आप समझ रहे हैं, जो सेपरेटिंग फनल है वो एक डिवाइस है, डिवाइस के जरिए किसी प्रोसेस का होना, जैसे कि इंजन के जरिए गाड़ी का चलना। आप समझ रहे हैं, ये वैसे ही है कि जब तक इंजन नहीं होगा गाड़ी कैसे चलेगी। जब तक बैट के जरिए क्रिकेट का खेलना, बैट नहीं होगा तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे आप चिंटू को समझा, हाँ ये तो सही बात है, अगर बैट नहीं होगी, बॉल नहीं होगी तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे, बस वही है। अगर सेपरेटिंग फनल नहीं होगा तो डिकांटेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। दूसरी डेफिनेशन, जब सॉलिड में सॉलिड और लिक्विड को हम मिलाते हैं और वो इमिसिबल टाइप से होते हैं, तो जब हम उनको अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। और सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जब हम लिक्विड लिक्विड पर अप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस को डिकांटेशन कहते हैं। इस तरीके के दो डेफिनेशन है, एक बाय डिकांटेशन थ्रू सेपरेटिंग फनल, और सेपरेटिंग फनल के जरिए सब हो रहा है, लेकिन हमने बेसिक कंसेप्ट कहां से, सेडिमेंटेशन से, तो इसलिए इसको क्या कहने लगे हम, डिकांटेशन। तो डिकांटेशन के थ्रू हम अलग कर सकते हैं, बिल्कुल अलग कर सकते हैं। क्यों, हमने इसमें अपना मिक्सचर डाला, जो लो डेंसिटी वाला मिक्सचर होगा, मैंने क्या बताया था कि जो लो डेंसिटी वाला मिक्सचर होता है वो ऊपर फ्लोट करता है। तो मैंने बताया कि आपने ऑयल डाला, तो आपने जब इसमें ऑयल डाला तो ऑयल ऊपर तैरेगा और यहाँ पानी आ जाएगा, तो दो लेयर ऐसी बन जाएंगी। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए, ये मान लीजिए है अपना ऑयल और ये है अपना वाटर, इस डिवाइस के अंदर है ये। ठीक है, इस तरीके की लेयर्स का सेपरेशन अपने आप ही हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। उसके बाद ये हमारा जो स्टॉप कॉक लगा रहता है, इसको हम ओपन कर देते हैं और फिर धीरे 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 पानी नीचे गिरा देते हैं, और जैसे ही पानी पूरा खत्म हो जाता है हम स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं और हमको हमारा ऑयल मिल जाता है। तो हमने कर लिया ना अलग, हमने दो चीजों को अलग कर लिया। अब चिंटू को समझ आया, अच्छा कभी धोखे से अगर तेल लगाते हुए या कुछ गिर जाए पानी में तो घबराने की जरूरत नहीं है, अलग कर लेंगे। कैसे, सेपरेटिंग फनल से। ठीक, लेकिन संभाल के करिएगा नहीं इसको। ठीक, उसके बाद चौथा गलत क्यों है, तो आंसर तो कौन सा सही हो गया इसका, इसमें इनकरेक्ट मैच ढूंढना है, तो तीसरा वाला तो सही है, इसका मतलब आंसर ये हो गया चौथा। देखें आंसर, बिल्कुल यही आंसर, चौथा ही आंसर है। ठीक है, उसके बाद चौथा गलत क्यों है, सॉलिड लिक्विड सॉल्युबल। अब आप मुझे बताइए
जैसे कि शक्कर जब आप पानी में घोलते हैं तो वो तो घुल जाती है। अब क्या आप उसको अलग कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए डिकांटेशन किस किस के लिए था? लिक्विड लिक्विड इमिसिबल। और ये किस लिए था? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्टर आउट करना। तो जो सॉलिड लिक्विड है वो जब इनसॉल्युबल रहेंगे, जैसे कि आपने बालू डाल दी, आपने रेत, बालू होती है ना सैंड, सैंड को अगर आपने पानी के गिलास में डाल दिया और धोखे से गिर गया तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। साफ एक फनल लाएंगे, इसका फिल्ट्रेशन पेपर होता है, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के ऊपर डाल देंगे पूरा का पूरा गिलास पानी का भर के, नीचे जग लगा लेंगे। आप देखेंगे कि ऊपर आपको मिल जाएंगे सैंड के पार्टिकल्स और नीचे सारा पानी चला जाएगा। क्लियर? उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन लेकिन सॉलिड लिक्विड में नहीं हो सकता है। सॉलिड लिक्विड के केस में हम करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन साहब क्या होता है? अब होता क्या है, जैसे कि शक्कर को जब हमने पानी में डाला तो वो घुल गया, ठीक। अब हमको वापस अपनी शुगर वापस चाहिए, तो हम करेंगे क्या? इस पूरे के प्रोसेस को गर्म करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने 100 ग्राम 100 ml पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाली। अब हम चाहते हैं कि हमें वापस अपनी शक्कर मिल जाए, तो हम क्या करेंगे? इस पूरे के पूरे प्रोसेस को गर्म कर देंगे। वो जो लिक्विड उसमें घुल गया, जो उसमें शक्कर घुल गई, ठीक, घुल गया। उसके बाद जैसे ही घुलेगा तो हम सबको पता है कि सब अगर हीट देंगे तो पानी वेपर बन के उड़ जाएगा। तो इसमें ही वही होगा, वेपर बन के पानी पूरा उड़ जाएगा। अच्छा, शक्कर थोड़े वेपर है, शुगर थोड़े वेपर है, शुगर रह जाएगी। तो नीचे जब जो पूरी की पूरी एक लेयर बनेगी व्हाइट कलर की, उसको हम कह देंगे शुगर पार्टिकल्स। उसको हम नीचे निकाल देंगे ठंडा करके, कूल करके, उसके क्रिस्टल जो मिलेंगे उसको हम कहेंगे, प्रोसेस में हमें शुगर के क्रिस्टल मिल जाएंगे। शुगर के क्रिस्टल मिल रहे हैं इसलिए हम क्या कह रहे हैं? क्रिस्टलाइजेशन। आप समझिए, याद करने वाली कोई चीज होती ही नहीं है। आप बस एकदम दिमाग खोल कर बैठिए, आपको सब पता है। नो बॉल क्यों है? नाम नो बॉल क्यों है? क्योंकि वो बॉल ही नहीं है ना, क्योंकि वो बॉल रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट डाली गई, इसलिए तो नो बॉल है। वो कट आउट क्यों है? क्योंकि बैट का किनारा लेते हुए, एकदम साइड किनारा लेते हुए जब कट लगते हुए बॉल गई और किसी ने कैच कर लिया, इसलिए तो कहते हैं कट आउट। आप समझ रहे हैं? इसलिए सब कहा गया। आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि बॉल जो है एक स्पिन, स्पिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बॉल घूम रही है ना। अगर बॉल घूमेगी ही नहीं तो हम उसको स्पिन क्यों बोलेंगे? तो हर एक प्रोसेस से एसोसिएटेड जो टर्म होता है ना, उस प्रोसेस के बिहाफ पर रखा जाता है। हमको गर्म करने पर जब क्रिस्टल मिलते हैं शुगर के, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। तो इसलिए इसको गलत हो गया। अब साहब लिक्विड लिक्विड मिसिबल, लिक्विड लिक्विड मिसिबल का मैंने बताया था आपको कि आपने वोडका ले ली, रम ले ली, इस तरीके की कोई चीज ले, इसमें पानी आपने डाला, घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से घुलेगा, बेफिक्र होकर घुलेगा। वही चीज है। तो उसको आप कैसे अलग करेंगे? उसके लिए एक प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन। बच्चों अभी हमारे पास समय कम है, वरना इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं आपको कभी बताऊंगा कि कैसे हमने डिस्टिलेशन को अप्रोच किया था इस पूरे एक दौर में, जब हमने स्टार्ट किया। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कभी फिर हमारा मिलना होगा तो कभी मैं फुर्सत में बैठकर और बताऊंगा ये पूरी की पूरी, कि कैसे यूरोप वगैरह में इस चीज का यूज हुआ और कैसे हम आगे आए, बताऊंगा। तो अभी क्या है, हमको क्वेश्चन करने हैं, तो चौथा सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बताइए कितने प्रोसेस नॉन पीरियडिक हैं। देखिए क्या होता है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, अब आपको धीमे धीमे समझ आने लगा। चिंटू बोल रहा है यार इतना आसान है, हम तो बेफिजूल ही डर रहे थे और सर ने तो सब आसान बना दिया। अब तो हम इस चैनल के थ्रू ही सारा कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि भैया हमको सोहाना से बात करनी है। सोहाना याद है ना आपको? हाँ वही। तो अब क्या है, नॉन पीरियडिक। आप जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो क्वेश्चन में ही आंसर का कुछ ना कुछ एक हिंट होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करें कि नॉन पीरियोडिक है क्या। बताता हूं मैं आपको, देखिए नॉन पीरियोडिक, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, नॉन पीरियोडिक मतलब किसी खास पीरियड पर ना होने वाली चीज। नॉन, नॉन है ना, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब बहुत जल्दी उड़ गया हवा में, जैसे कि कपूर आप हवा में रखो खटाक उड़ जाता है। तो नॉन वोलाटाइल ऐसी चीज जो ना उड़े, जैसे कि ब्रिक, जैसे कि आइसक्रीम, जैसे कि लट्टू, जैसे कि पेन, जैसे कि रबड़, नहीं उड़ेगी, उसको कहते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। ऐसी नॉन पीरियडिक। तो नॉन पीरियडिक का मतलब जो खास किसी इंटरवल पर ना हो, किसी खास टाइम पीरियड पर ना हो।
ठीक है साहब। अगर खास टाइम पीरियड पर अकर ना हो, मतलब खास टाइम पीरियड पर अगर चीज अकर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड अ रैंडम प्रोसेस। जैसे कि आज चिंटू मेरे साथ पढ़ रहा है, चिंटू कभी 10 क्वेश्चन करेगा, कभी 4 क्वेश्चन करेगा, कभी 5 करेगा, कभी 6 करेगा। वो लेकिन कर रहा है, वो डेली 1 घंटे मेरे साथ आता है, क्लास में बैठता है, हम लोग मिलकर 10, 5, 6, कभी 6, कभी 7 ऐसे क्वेश्चन करते हैं। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसमें एक पीरियोडिसिटी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका रिजल्ट एक ना एक दिन तो आएगा ना। जब वो नेशनल साइंस ओलंपियाड देने जाएगा, तब हमको एकदम से रिजल्ट मिलेगा, तब लोग अरे चिंटू ने तो टॉप कर दिया। रिजल्ट वन डे आना और इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और पार्ट एक किसी नियत दर से, किसी एक कांस्टेंट रेट से होना, उस चीज को कहते हैं पीरियोडिसिटी। क्योंकि वो एक लिमिटेड आर पर हो रही है साहब। अब हम रात को 2 बजे तो चिंटू के साथ नहीं पढ़ेंगे ना, चिंटू तो उस समय सो रहा होगा, तो हम दिन में पढ़ेंगे, शाम में पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे। तो एक टाइम फ्रेम है कि हाँ साहब इसी समय होता है, इसी समय सर की क्लास लगती है, तो चिंटू सुबह नहा धोकर बढ़िया से बैठता है और सर के साथ पढ़ता है। तो एक गिवन टाइम पीरियड पर कोई चीज अगर हो रही है और डेली हो रही है, तो वो एक पीरियोडिक प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसमें इन्होंने कहा नॉन पीरियोडिक। तो अब हम इन 5 में से देखेंगे कि कौन से नॉन पीरियोडिक हैं। नॉन पीरियोडिक पूछे हैं, करेक्ट। इसका मतलब है जो कॉन्टिन्यूअसली हो रहे हैं। आप समझ, नॉन पीरियोडिक का मतलब क्या है कि कोई टाइम नहीं पता, ये कभी भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाना कि अरे क्रिकेट खेलना है, कभी भी हो सकता है। तो इस तरह की चीजें, अब जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस। अब आप मुझे बताइए चीजों को, बच्चों देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, चीजों को अपने फॉर्मूलाज से, अपने क्वेश्चन से सही बैठाना एक चीज अच्छी है, लेकिन जितना हम नेचुरल वे में चीजों को समझते हैं ना, उसमें हमारे दिमाग पर लोड नहीं बनता है। हम कम पढ़कर, कम कंसेप्ट को याद रखकर भी बेहतर स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही नेचुरल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस। अब आप ही लोग मुझे बताओ, अगर सबको पता हो, जैसे जापान है, जापान में वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत होते हैं, ठीक साहब, और भी जगह होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये वाली बात ऑस्ट्रेलिया और जापान के लोगों को पता है कि दिसंबर में कि पूरे मंथ में वहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस होगा, तो क्या वो लोग वहां पर रहेंगे? क्या वो उससे पहले जगह छोड़कर नहीं चले जाएंगे? क्या वहां की गवर्नमेंट, वहां के लोग कुछ बेहतर रिजल्ट नहीं कर सकते, कुछ बेहतर चीजें अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे कि अच्छा जब वॉल्केनिक इरप्शंस आएगा तो हम जो है भैया अपना जो है समझ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन अचानक होता है, रैंडम प्रोसेस है, इसलिए इसको कहा गया है नॉन पीरियोडिक। तो इस किस कैटेगरी में आया? नॉन में। अब आप देखो कि पहला कहां कहां ऑप्शन है। ओके ओके ओके, ये दोनों तो गलत हो गए, देखिए आप ध्यान से। अब क्योंकि इसमें फर्स्ट है ही नहीं, इसका मतलब भी गलत हो गए। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक है। अब दूसरा पढ़िए, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्या ऐसा होता है क्या कि शुरुआती दौर में, क्या ऐसा हो रहा है क्या कि जनवरी फरवरी में पेड़ उग रहे हैं, मार्च अप्रैल मई में पेड़ नहीं उगते? ऐसा तो नहीं होता है ना। एक खास तरीके का पेड़ एक खास तरीके के मौसम में उगेगा, ये वाली बात सच है, ये सच है। लेकिन सारे के सारे प्लांट, जैसे बारहमासी, आपने एक पेड़ का नाम सुना होगा बारहमासी, एक गुलाबी कलर का एक पेड़ होता है, एक फूल होता है, उसका नाम बारहमासी क्यों पड़ा? मैं वही कहता हूँ, कॉमन सेंस से चलिए आप, बस कॉमन सेंस से जहां आप चले नहीं, और आप देखिए बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। बारहमासी पेड़ का नाम बारहमासी इसलिए पड़ा क्योंकि 12 मंथ, वो 12 मंथ का कोई भी सेशन हो, वो फूल हमेशा, वो प्लांट हमेशा खिलता है। इस तरीके के और भी प्लांट होते होंगे। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो धीमे 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 बड़े हो रहे हैं, वो खास किसी इंटरवल पर बड़े नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि जनवरी से लेकर जुलाई तक तो पेड़ बढ़ रहे हैं, उसके बाद पेड़ जो है रुके हुए हैं, हम नहीं बढ़ेंगे, ऐसा थोड़े होता है। नेचुरल प्रोसेस। चिंटू अपनी हाइट को लेकर इतना चिंता रहता, अरे हम लंबे हो जाए, हम सर की तरह लंबे लंबे हो जाए, यही चाहता है ना। तो वो कब बड़ा हो जाएगा? वो बड़ा तभी होगा, वो तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं है कि 6 महीने बड़ा होगा, 6 महीने बड़ा नहीं होगा, कभी भी होगा, रैंडम है, कभी भी हो जाएगा। और नॉन पीरियडिक है, नॉन पीरियडिक प्रोसेस है, तो ये भी नॉन पीरियडिक है। अच्छा साहब, अब ये चेक कर लो कहाँ कहाँ, अरे इसमें भी है, इसमें भी है, तो मामला फंस गया। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ चेक करना ही पड़ेगा, तभी आंसर को हम टिक कर पाएंगे। दो तो गलत हो गए। फेसेस ऑफ मून। अब आप मुझे बताओ, क्या आपने लुनार इक्लिप्स, इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, इन सब के नाम सुने?
क्या होते हैं छोड़िए, वो तो कभी हम सीख लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़े, सीख लेंगे। क्या आपने नाम सुने? अगर आप नाम से भी अवेयर हैं इन टर्म्स के तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि कई लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो ऐसा ऐसा सैटेलाइट, वो वैसा क्या पूरा सेटअप होता है, दूरबीन वगैरह लेकर आते हैं, टेलीस्कोप लेकर आते हैं, वो पूरा एकदम देखते हैं। मेरे भी साथ जो बच्चे थे वो देखा करते थे रातों में कि इक्लिप्स आया है, कि सोलर इक्लिप्स है, कि लुनार इक्लिप्स, तो बाकायदा दिखता है वो। मैंने भी एक बार, मेरे दोस्त ने मुझे दिखवाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर। तो वो उनको पता होता है पहले से कि सोलर इक्लिप्स आने वाला है, कि लुनार इक्लिप्स आने वाला है। तो ये किस तरीके के, जब हमको चीजों के बारे में पहले से पता है, इसका मतलब है कि वो भैया पीरियडिक है, हमको पता है कि हाँ भाई सितंबर में लुनार आने वाला है, तैयार है हम। तो ये किस तरीके का पीरियडिक? अब साहब थर्ड तो गलत हो गया, तो आंसर हो गया सेकंड, और सेकंड ही है। चिंटू के मन में उठा कि सर रेनबो के केस में आप क्या कहेंगे? साहब पता है सबको, रेनबो तो कभी भी निकल आता है। इंद्रधनुष के 7 रंग, रेनबो के 7 कलर्स कैसे निकलते हैं? तब बारिश होती है, उसी समय सूरज निकलेगा, सूरज अपनी लाइट भेजता है, व्हाइट लाइट, और उस पर जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट गिरती है तो वो कई सारे कलर्स में उसको स्प्लिट कर देती है, और जो स्प्लिट करके हमको जो रिफ्लेक्शन दिखता है उसको कहते हैं रेनबो। तो रेनबो कभी भी हो सकता है, इसके लिए कोई खास एक मंथ का होना जरूरी नहीं है, कोई दिन का होना जरूरी नहीं है, कोई समय का होना जरूरी नहीं है, कभी भी हो सकता है। हाँ, रात में नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, रात में तो सूरज ही नहीं होता ना। तो कैसे होगा? अब अकुरेंस, अब है रस्टिंग ऑफ आयरन, कभी भी हो सकती है, कभी भी। भाई अगर आपने लोहे की चीज को ऐसे ही छोड़ दिया हवा में तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रस्टिंग कर लेगा, ऑक्साइड बना लेगा उस मेटल का, उसी को तो रस्टिंग कहते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाना। और जैसे ही वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, वो एक चीज उससे पार्ट टूटने लगेगा धीरे धीरे, और फिर ऐसे वो चीज खराब हो जाएगी। फिर ओपनिंग ऑफ मॉर्निंग ग्लारी फ्लावर, ये एक तरीके का फ्लावर होता है व्हाइट कलर का, जो मॉर्निंग में ही खिलता है। अब देखो, द टर्म itself सजेस्ट मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर, मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में ही खिलेगा, ना डे में ना नाइट में। तो तय ये पीरियडिक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरेगा पीरियडिक प्रोसेस। तो ये क्या है? पीरियडिक है। तो ये भी पीरियडिक है, ये जो है नॉन पीरियडिक है, इसीलिए सही है। फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सही है। अब आप मुझे बताओ, ये आपको टफ लग रहा है कि आसान? आसान है, बस मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं गीता, गीता हैज गिवन सम स्टेटमेंट अबाउट द मटेरियल्स गिवन इन द बॉक्स। कैम्फॉर एक कंपाउंड, फिर एयर, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर वाटर, इनके नाम भी लिख देते हैं। एयर तो मिक्सचर ऑफ मल्टीपल गैसेस, कैम्फॉर एक तरीके का एक कंपाउंड होता है, इसको कैम्फॉर कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ये वैसा ही है जैसे कि आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के बारे में टीचर कहे कि चिंटू पढ़ने में अच्छा है कि खेलने में अच्छा है, तो सारे स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं, चिंटू तो अब पढ़ने में भी अच्छा है, पहले खेलने में अच्छा था अब पढ़ने में अच्छा है। और मैम क्या पूछ रहे हैं, क्या वो खेलने में अच्छा है कि पढ़ने में? तो स्टेटमेंट गलत हो गया कि चिंटू तो भाई अब पढ़ने लगा ना, माई क्लासरूम की कोचिंग उसने ज्वाइन कर ली, वो वहां जाता है, ऑल्टरनेटिव लर्निंग सेंटर जो माई क्लासरूम का है उसमें जाता है, वो सीखता है चीजें, सर उसको सिखाते हैं, वो सीख कर आता है वहां से। तो वो वहां जाता है, सीखता है, तो अब वो पढ़ने वाला भी हो गया है, वो खेलने वाला तो था ही। तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया जो मैम ने कहा। तो चिंटू ने कहा हाँ ये तो बात सही है मैम, आपने बात गलत कह दी। तो उसी हिसाब से गीता ने कुछ स्टेटमेंट कहे कुछ कंपाउंड्स के बारे में, हमको केवल देखकर इतना बताना है ये सही है कि गलत। देख लेते हैं जल्दी से। एयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए बच्चों, मिक्सचर की कहानी क्या है, बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं जब छोटा था मुझे नहीं समझ आता था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि हेट्रोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, मैं बहुत कंफ्यूज रहता था। तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे तरीके से समझाया, फिर बाद में मुझे वो अभी तक याद है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक होमो एक हेट्रो, दो तरीके के हैं। देखिए ये जो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस,
जो एक तरीके के प्रोसेस, एक तरीके की चीजों को डिफाइन कर रहे हैं ना, इनका बेसिस क्या है, कि किन बेसिस पर है। तो होता क्या है कि जब एक तरीके की चीजें में, मान लीजिए जैसे एयर है, मान लीजिए गैस है, गैस, तो एयर क्या है, गैसियस फॉर्म में है ना हमारे सराउंडिंग में। एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर में नाइट्रोजन भी है, एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, एयर में और भी बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, मैं केवल एयर की बात कर रहा हूं, जब हमारे पास एयर है, प्योर एयर। ठीक है, जब सारी की सारी चीजें एक ही फेस में हैं, तो इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस। क्योंकि यहां पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट है। आखिर उस सब्सटेंस की स्टेट क्या है, वो गैसियस फेस में है, लिक्विड फेस में है, कि वो सॉलिड फेस में है। अगर सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, भले वो घुल जाए, लेकिन इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि सॉलिड फेस को लिक्विड फेस में मिलाया गया था। यहां एयर है, एयर में नाइट्रोजन गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, सब गैसेस होते हैं। तो जब सारे के सारे गैसेस हो, तो किस तरीके का मिक्सचर हुआ, होमोजीनियस। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक, इसका मतलब अब तीनों तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, बोथ बी एंड सी। फिर भी एक बार चेक करेंगे अपन, जिंक एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट। कंपाउंड और एलिमेंट में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है, क्यों आखिर ये टर्म आया यहां, क्यों आखिर ये टर्म आया यहां। ठीक है, आप मुझे बताइए बच्चों, क्या आपको कभी जिंक, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, पीरियोडिक टेबल तो शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने एलिमेंट्स के नाम सुने होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। जब भी कोई भी स्पीसीज या कोई भी सब्सटेंस अपने फ्री स्टेट में होता है, एक्चुअल स्टेट में होता है, किसी के साथ क्लब नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, जैसे कि चिंटू है, चिंटू एलिमेंट के फॉर्म में कभी नहीं है। क्यों, चिंटू की मम्मी है, चिंटू के पापा है, चिंटू का भाई है, चिंटू का बहन है, चिंटू का दोस्त है, एसोसिएटेड है लोग उससे। और जब वो एसोसिएटेड है, तो वो फ्री फॉर्म में नहीं है। फ्री फॉर्म में कौन होगा साहब, वो जिसका कोई नहीं होगा, जो अकेला होगा, वो फ्री फॉर्म में होगा, उसको एलिमेंटल फॉर्म बोलेंगे। तो साहब ऑक्सीजन के साथ कुछ है क्या यहाँ, नहीं, तो कैसा फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म। जिंक के साथ कुछ है क्या यहाँ, कुछ लिखा हुआ और जिंक के अलावा कुछ नहीं लिखा ना, तो कैसा फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म। तो ये वाली बात भी सही हो गई। आप कह रहे हैं वाटर, कैम्फोर, कार्बन मोनोऑक्साइड आर कंपाउंड्स, बिल्कुल। देखिए एलिमेंट मैंने क्या बताया था, बस एक चीज आप याद रखिए, बस अभी तो एलिमेंट जब भी आए तो देखना है पर्टिकुलर नेम के साथ कुछ और है क्या, नहीं, नहीं है तो एलिमेंट है। जैसे कि जिंक, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि हीलियम, इस तरीके, ये सब एलिमेंट है। कंपाउंड साहब, जब भी हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे, तो अगर वो एक से ज्यादा दो एटम रखा है अलग तरीके के, तो हम उसको क्या कहेंगे, इट इज अ मॉलिक्यूल। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, दो हैं, कार्बन है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है। कैम्फोर में तो कितने ढेर सारे हैं, देखिए। फिर वाटर में देखिए तीन है, दो हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, तो ये क्या होगा, कंपाउंड। कंपाउंड और मॉलिक्यूल दोनों एक ही चीज होती हैं, बहुत ज्यादा लार्ज, बहुत बड़े लेवल पर उसका डिफरेंस होता है, लेकिन आपको अभी ज्यादा नहीं समझना है, इतने में बहुत है, तो खेलना भी तो है, तो ज्यादा नहीं, बस इतना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैम्फोर और वाटर क्या है, कंपाउंड, तो ये कंपाउंड भी है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही होगा, स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट। देखें सही है कि नहीं, देखते हैं, बिल्कुल सही है, हम सही हो गए। तो बच्चों अभी आपने देखा, हमने लास्ट क्वेश्चन पूरा कर लिया, आपको समझ आया होगा कि कैसे कंपाउंड, मॉलिक्यूल और एलिमेंट के बीच में हम डिफरेंस को पता करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, साहब क्या कह रहा है, तो उसने कुछ एक टेबल दी हुई है, आपको इस टेबल को केवल चेक करना है। तो आप कैसे इसको चेक करेंगे, वो हमको पता करना है। ठीक से आप करते हैं। सबसे पहले दिया हो मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम है, वेनिला का ब्रेक है पूरा, आप ले आए उसको, 100, 125, 150 का आता है, ठीक साहब। उसमें रिवर्सिबल चेंज होगा कि इरिवर्सिबल, क्या वो पिघल गया अगर, तो क्या दोबारा हम अगर उसको जमाने जाएंगे तो वो आइसक्रीम ही बनेगी कि कुछ और बन जाएगा, नहीं आइसक्रीम ही बनेगी, तो ये रिवर्सिबल है, करेक्ट बात है। उसके बाद कह रहा है फिजिकल चेंज, क्या उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है कि केमिकल, केमिकली तो कुछ नहीं हो रहा, फिजिकली हो रहा है कि साहब पहले ब्रेक था सॉलिड, पिघल गया बन गया लिक्विड, सॉलिड से गया लिक्विड और लिक्विड से जाएगा सॉलिड,
केवल फेस में ही तो डिफरेंस है, बाकी आइसक्रीम के मॉलिक्यूल तो सेम रहेंगे, तो कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, ये सही है। पर हमको पूछा गया है इनकरेक्टली, मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि अब ये ढूंढो ये कहाँ कहाँ है, जहां जहां ये अवेलेबल है वो ऑप्शन अपने आप ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा जबकि करेक्ट है, तो ये कट गया, ये कट गया। अब बचा सेकंड बी एंड डी, बी एंड डी में से अपन को देखना है, देख लेते हैं। तो अपन साहब किसको देखें अगला, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स की कहानी क्या है कि साहब एक बार पटाखों को हमने जला दिया, तो जले हुए पटाखों से क्या हम गेन कर सकते हैं क्या कोई चीज, क्या पटाखे बना सकते हैं? नहीं साहब, अगर ऐसा होता हम तो भाई एक बार में ढेरों ले आते और हमेशा दिवाली मनाते, हर दिन दिवाली मनाते, कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है भाई, हमको ही पता है। तो साहब ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, क्या फिजिकल चेंज है? नहीं, ये इसमें केमिकली चेंज है। बारूद में जब आग लगाएंगे तो एक नया ही कोई सब्सटेंस बनेगा और कई सारी गैसेस रिलीज होंगी, तो एक केमिकल चेंज का प्रोसेस है, फिजिकल चेंज का नहीं है। ठीक साहब, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया रॉन्ग, तो इसका ये ऑप्शन में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये कहाँ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चलो भाई अभी भी लड़ाई है। अब अगला देखते हैं, स्टिचिंग ऑफ अ शर्ट फ्रॉम अ फैब्रिक। शर्ट को फैब्रिक से बनाना, ठीक है। ये जो मैंने शर्ट पहन रखी है ये किसी फैब्रिक से बनी होगी, लाजमी सी बात है, टेलर ने इसको सिला होगा, कहीं से आई होगी। अब क्या मैं अगर इसको उतार दूं तो वापस ये फैब्रिक में कन्वर्ट होगा? नहीं, नहीं हो सकता। कैसे होगा? अब तो ये मेरे नाप की बन गई, अब ये कोई और कैसे उसको, इसके हैंड कटेंगे, सब कटेगा तो खराब हो जाएगा, वेस्टेज ही हो जाएगी। तो इसको कहेंगे अपन लोग इरिवर्सिबल। और ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि केमिकली क्या चेंज होगा, फैब्रिक का जो मॉलिक्यूल है, वो जो मैं शर्ट पहना हूं वही सेम मॉलिक्यूल है, तो इसमें केमिकल चेंज नहीं, फिजिकल केम सही है। तो ये एक तरीके का रॉन्ग है स्टेटमेंट। अगर रॉन्ग है तो ढूंढे कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है, ये यहाँ अवेलेबल है, तो चौथा सही हो गया। आंसर तो हमारा आ गया, आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन अगले भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि डिजोल्विंग और बेकिंग ऑफ सोडा इरिवर्सिबल प्रोसेस है और केमिकल चेंज का प्रोसेस है, समझ आ रहा हो, ये केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, तो ये गलत है, गलत वाला होना चाहिए, है चौथा। उसके बाद देखेंगे पांचवा, बेकिंग ऑफ केक। ये बैंकिंग नहीं है बेटा, ये बेकिंग है, ठीक है, बेकिंग ऑफ केक। तो बेकिंग ऑफ केक में क्या है कि रिवर्सिबल चेंज हो रहा है क्या? नहीं, इसमें रिवर्सिबल, इसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है। अच्छा, क्या फिजिकल चेंज हो रहा है? हाँ, इसमें फिजिकल चेंज है, नहीं इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। तो इन्होंने क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब ये बात सही है। तो ये अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ये अवेलेबल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दोनों में नहीं है। मतलब ये कटलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क बनाना, भाई दही से दूध का बनना पॉसिबल नहीं है। दही को आप जमा सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे थोड़ा सा, और देखिए सुबह दही बन जाएगा और आप खा लीजिए उसको चावल के साथ में, जिसके भी साथ आप खाते हो। या पानी, सॉरी, दूध में अगर आपने नींबू निचोड़ दिया तो वो फटे जाएगा, फटे जाएगा तो पनीर बन जाएगा, लेकिन पनीर से दूध आप नहीं बना सकते। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, नहीं है, तो सही लगाया उन्होंने, नहीं है भाई। लेकिन क्या है, फिजिकल चेंज है। हाँ, ये फिजिकल चेंज है। कैसे? दूध क्या होता है, दही क्या होता है? पहली बात तो ये हो नहीं सकता, और अगर हुआ तो ये कैसे होगा, ये फिजिकल स्टेट पर होगा, केमिकली इसके कंपाउंड में कहाँ चेंजमेंट आएगा, क्योंकि जो दूध के मॉलिक्यूल हैं वो सेम होंगे जो दही के मॉलिक्यूल हैं, तो फर्क नहीं आएगा। तो केमिकल चेंज इसमें अकर करेगा, फिजिकल चेंज नहीं, तो ये गलत है। तो ये होना चाहिए सिक्स्थ है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, चौथा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या इस मैटर अराउंड अस एस प्योर के चैप्टर से आया एक क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। मैटर जो है उसके तीन स्टेट हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। ये जनरल प्रॉपर्टी है, इसका फिक्स्ड एक मास होता है, सही बात है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम ले लें जिसके ब्रिक, हमारे घर बनते हैं, वाकई में फिक्स्ड मास है। क्या फिक्स्ड वॉल्यूम है क्या? हाँ, फिक्स्ड वॉल्यूम है। कैसे? ऐसे, क्योंकि वो जहां पर भी रखा जाएगा वो उतना ही अपने शेप के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कवर करेगा। जैसे ये पेन है, ये सॉलिड है, यहाँ रख दिया तो साहब इसने अपने साइज के हिसाब से वॉल्यूम अकर फिक्स्ड है। फिर क्या फिक्स शेप है? हाँ बिल्कुल है। ब्रिक को ऐसा तो है नहीं कि हम शेप बदल देते हैं, अगर ऐसा होता तो हमारे मकान बदल जाते, हमारे घर बदल जाते, कितना बढ़िया होता। हमने अपना मकान इतना बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो फिक्स शेप है फिर उसका। फिर आप आगे आओ, लिक्विड में फिक्स्ड मास तो है, ये तो बात सही है। फिक्स्ड वॉल्यूम भी है, होनी भी चाहिए। क्या फिक्स शेप है? नहीं।
फिक्स स्टेप नहीं है, गलत बात है, फिक्स स्टेप नहीं है। आप 5 किलो दूध लेकर अगर उसको बड़े से प्लेट में डालेंगे तो वो उसके हिसाब का वॉल्यूम गेन करेगा, ठीक है, उसके हिसाब में डालेगा, लेकिन वॉल्यूम में चेंजमेंट नहीं हुआ। क्यों? उसका रीजन है कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और आपको बच्चों पता होना चाहिए कि हर लिक्विड के साथ उसकी डेंसिटी एसोसिएटेड ही होती है, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, उसका एसोसिएटेड ही होती है। अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड के साथ उसकी डेंसिटी एसोसिएटेड होगी ही होगी। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट होगा कि लिक्विड के साथ उसकी डेंसिटी नहीं होती, होगी ही होगी। हमको नहीं पता वो अलग बात है, लेकिन होती जरूर है। तो अगर डेंसिटी पता है, मास पता है, तो वॉल्यूम तो निकल गया। इस वजह से फिक्स वॉल्यूम भी है, लेकिन फिक्स शेप नहीं है। गिलास में डाला तो गिलास का शेप, प्लेट में डाला प्लेट का शेप, जग में डाला जग का शेप, भगोने में डाला भगोने का शेप, पैन में डाला पैन का शेप, चम्मच में डाला चम्मच का शेप। तो जिसमें डालते उसका शेप सही है। गैसेस में फिक्स मास तो है। फिक्स मास कैसे भाई? 2 मोल गैस है, हम इससे इसका निकाल लेंगे, मास अपॉन मोलिकुलर वेट, यहाँ से मास निकले, तो फिक्स्ड मास तो है। क्या फिक्स्ड वॉल्यूम है? नहीं। अगर ऐसा होता बच्चों तो कहानी ही कुछ और होती। हम अगर कमरे में गैस है तो पूरे कमरे के बराबर वॉल्यूम कवर करेगी। पता चला एक बहुत बड़े हॉल में है तो वो हॉल के बराबर करेगी। छोटे से डब्बे में है तो डब्बे के बराबर करेगी। जैसा शेप, जैसा उसका जगह, वैसा उसका वॉल्यूम अकरिंग टेंडेंसी होती है। तो इसमें फिक्स्ड नहीं होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। क्या फिक्स शेप है? बिल्कुल, वो तो ये तो लाजमी सी बात हो गई। अगर वॉल्यूम ही फिक्स नहीं है तो शेप तो फिक्स हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कोई शर्त ही नहीं है। फिक्स्ड वॉल्यूम है तो शेप के बारे में फिर भी सोचें, लेकिन अगर वॉल्यूम ही फिक्स नहीं है तो शेप के बारे में तो सोचना ही बेकार है। क्लियर कट बात है। अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो फिक्स जो है शेप तो बिल्कुल ही नहीं है। तो बस अब हम अपना देख लेते हैं। तो इसको कैटेगराइज कर लो, सॉलिड है ये, सॉलिड, गैस, लिक्विड। बस अब आप देख लो अपना क्या पूछ रहे हैं। फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम और नो फिक्स शेप। ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज किस में आ रही हैं? लिक्विड में आ रही हैं। इसलिए फ्रूट जूस आंसर हो जाएगा, फ्रूट जूस ही आंसर है। तो बच्चों देखिए फिर अगला सवाल क्या है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का कोई एक सेट ऑफ दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखते हैं फिर इसमें कौन सा करेक्ट है। अभी हमने ये किया था, अभी आगे आ गया, आगे नहीं जा रहा है। तो ये है। तो इसमें कैसे करेंगे अपन? ये भी मैटर का क्वेश्चन है, तो मैटर के क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, आपको समझाया था कि सॉलिड है तो फिक्स शेप है। फिक्स शेप है मतलब एनर्जी कम है और क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के नजदीक बहुत ज्यादा है। अगर एक दूसरे के नजदीक बहुत ज्यादा है तो कौन सा होना चाहिए डायग्राम? ये। उससे कम नजदीक ये लिक्विड है, और सबसे कम नजदीक बहुत कम पास होंगे गैस। ठीक है, अब चेक करते हैं सारा 1 बाई 1। स्टेट 1, और आपको ये पता है अगर सॉलिड से पास से, सॉलिड से याद रखने से बेहतर है आप इसको जनरलाइज टर्म में याद देखिए। अगर आप जनरलाइज टर्म में याद रखिए, दूर है अगर मॉलिक्यूल्स दूर हैं अगर, और उनको पास लाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे साहब? कूलिंग कर देंगे, एनर्जी निकाल लो उनके अंदर से, और है तो हीटिंग कर देंगे। बस अब अपन लगाते जाएंगे, देखते हैं। स्टेट 1 इज गैस। गैस से हीटिंग के थ्रू जाना है लिक्विड में, मॉलिक्यूल दूर हैं और हमको जाना है पास, और हीटिंग कर रहे हैं ना भाई, ये तो और बड़ी वाली गैस, बहुत दूर दूर, बहुत दूर दूर हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता, गलत। दूसरा, स्टेट 3 इज लिक्विड, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड टू स्टेट 1 बाय कूलिंग। इससे गैस में जाना ना, अब गर्म करो, गर्म कर दो लिक्विड को, एकदम वेपर बन जाएगा। पानी को आप गर्म करेंगे वेपर बन जाएगा, उड़ जाएगा सब, बहुत तेज आएंगे मॉलिक्यूल, दूर दूर जाएंगे। तो ये वाला जो है गलत। उसके बाद स्टेट 2 इज सॉलिड एंड कैन बी कन्वर्टेड टू स्टेट 3 बाय हीटिंग। सेकंड यानी सॉलिड, और सॉलिड से जा रहे हैं लिक्विड में,
लिक्विड में हीटिंग, सही बात है। अगर इसमें लिक्विड में हीटिंग कर देंगे तो मॉलिक्यूल दूर एनर्जी मिलेगी, दूर दूर भागेंगे। जैसे आपको एनर्जी मिलती खेलने जाते दूर दूर, बस वैसे ही तो ये दूर दूर चले जाएंगे, तो ये वाला सही है। उसके बाद स्टेट थर्ड इज लिक्विड एंड कैन बी कन्वर्टेड टू स्टेट सेकंड बाय हीटिंग। स्टेट थर्ड इज लिक्विड, लिक्विड से फिर जो है हमको जा रहे हैं सॉलिड में, तो सॉलिड में जाने के लिए हीटिंग करें नहीं, अगर इसको हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि दूर दूर जाएंगे ना, एनर्जी मिलेगी तो दूर दूर, पास थोड़े होंगे, पास करने के लिए कूलिंग, तो ये भी गलत, तो आंसर ये सही हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, ये देखते हैं इसमें क्या है। द प्रॉपर्टीज ऑफ 4 डिफरेंट मटेरियल्स 1 2 3 4 आर लिस्टेड इन द गिवन व्हील, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो देखना है, देखिए पहला क्या है, इमिसिबल विद वाटर, मैंने आपको बताया था, याद करिए। देखिए अब मैंने क्या कहा था, आप बस थोड़ा सा मेरे साथ रहिए, कंसेप्ट वही आते हैं, आप बस थोड़ा सा याद कर लिए, समझ लिए, आप देखना पेपर कर ले जाएंगे। मैंने आपको क्या समझाया था अभी देखिए, यहीं देखिए सारा खेल हो गया, यहीं आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो और काम होगी। इमिसिबल विद वाटर, इमिसिबल का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा इनमें से हमको पहले में इन चारों में से ढूंढे आप कि किसको मिलाने से, वाटर में किसको डालने से वो इमिसिबल है, वो मिक्स नहीं होगा। अब आप देखो ग्लिसरीन, ग्लिसरीन को मिलाने से होगा क्या, बिल्कुल ग्लिसरीन। एग्जाम्पल क्या है इसका, गुलाब जल। गुलाब जल जो आप यूज करते हैं उसमें ग्लिसरीन होता है और वाटर होता है, प्योर ग्लिसरीन नहीं होता, उसमें वाटर भी ऐड करते हैं हम, तो ग्लिसरीन तो घुल जाएगा। हनी, बिल्कुल सही बात है, हनी भी घोलते हैं। जो लोग मोटे मोटे होते हैं ना, और जिनको पतला होना होता है, वो गर्म पानी में हनी डालकर पीते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, एक ऐड आता था श्रद्धा कपूर का, वो उसमें क्या कहती थी कि लोग हनी डाल के पी रहे हैं, तो वो पूरा एडवर्टीजमेंट आप देखें, आपको समझ आ जाएगा जल्दी से। जिनको श्रद्धा कपूर आज तो देख ही ले, हनी घुल सकता है, ग्लिसरीन बचा, वैसलीन, वैसलीन नहीं घुलेगा बेटा। आप मुझे बताओ, जेली को पानी में डालने से एक टॉफी आती है जस्ट जेली, तो जस्ट जेली को पानी में डालेंगे, घुल जाएगी, नहीं घुलेगी ना, खत्म। इसका मतलब है वैसलीन। और पहली ऑप्शन से आपसे जरूरत ही नहीं पड़ी हमको सेकंड और थर्ड पे जाने की, जरूरत ही नहीं है, हमने वैसे ही सही कर लिया, लेकिन हम फिर भी देखेंगे। अब दूसरा क्या है, हार्ड एंड लस्टर। तो हार्ड हमको देखना है, क्या चौक हार्ड है, हार्ड है, लेकिन जो है टूट जाएगा बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी एकदम, हम उसको बहुत बहुत एकदम से, मतलब हम इसको रख सकते हैं। इसके एसोसिएट हमें दूसरा ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ये सही है, लेकिन ग्लिसरीन के साथ ये सही नहीं है, क्योंकि ग्लिसरीन घुल रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आप देखो तीसरा, ओपेक। ओपेक में क्या है, कार्डबोर्ड, वुड, फ्रॉस्टेड ग्लास और वाटर। वाटर में ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, ग्लास में ट्रांसपेरेंसी है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद हनी, क्यों, क्योंकि लिक्विड हैवियर देन वाटर, तो साहब हनी नहीं, हनी तो क्या है, घुल जाता है और नीचे भी चला जाता है, तो उसकी डेंसिटी तो ज़्यादा होती है। कोकोनट नहीं, मरकरी, हाँ ये है, ये चीज़ है जो लिक्विड हैवियर देन वाटर, वाटर से ज़्यादा हैवी है, और ये भी उसके अंदर रहता है, और दोनों इमिसिबल रहते हैं और हैवियर देन वाटर। इसलिए आपने देखा होगा जो थर्मामीटर होता है ना, उसमें मरकरी होता है, वो वाटर से ज़्यादा हैवी होता है, और लिक्विड जो है हैवियर देन वाटर है वो। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, आंसर सी इज करेक्ट। सो बच्चों, आपने देखा कैसे हमने एक एक करके ढेरों क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। अब आखिरी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, वो उसको कहते हैं अचीवर सेक्शन। मैंने आपको बताया था ना, अचीवर्स मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन, जिसमें एडवांस नंबर भी मिलेंगे। इसमें अगर चिंटू के दोस्त ने 3 क्वेश्चन किए पिछले वाले सेक्शन में, और चिंटू ने अगर 1 कर दिया अचीवर में, तो 3 मार्क्स, बड़ा बड़ा मार्क्स मिलता है, एक बार बड़ा बड़ा मार्क्स, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है, और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एनएसओ, हमारी डेली लाइफ में भी इस तरीके का कंसेप्ट यूज होता है, तो आप जरा बड़ा ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। पढ़ते हैं एक लाइन। आर्यन कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर अंडर डिफरेंट सेट्स ऑफ conditions as given in the table. Study the given data carefully and fill in the blanks by selecting an appropriate options. ठीक है, ठीक साहब। Sugar will dissolve fastest in setup dash and slowest in the setup dash. This is because solubility of sugar in water increases with dash in temperature with dash in particular size of sugar and dash in volume of water.
इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक इमेज बनाता हूँ। तो क्या होता है कि अगर हमारे सामने चीज़ों की इमेज, जैसे कि कभी आप से कोई कहता हूँ एप्पल, तो आपको एप्पल सुन के एप्पल समझ नहीं आता है, आपको एक्चुअली एप्पल की इमेज बनती है। ऐसे क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम इमेज प्रोसीजर पर काम करते हैं ना, हमको समझ आने लगता है कि एक्चुअली हमको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो हम इमेज बनाते हैं। कैसे, देखिए क्या कह रहा है वो, जैसा जैसा कह रहा है मैं वैसी वैसी इमेज बनाता हूँ। आर्यन कह रहा है, आर्यन ने क्या कहा साहब, आर्यन कह रहा है कि साहब हमारे पास एक कोई एक गिलास है, मान लेते हैं, ठीक है, ठीक, इसमें वाटर है और इसमें जो है छोटे छोटे से शुगर के पार्टिकल है, और ये किसी स्टैंड पर लगा हुआ है जिसमें हम इसको हीटिंग दे रहे हैं, फ्लेम है, ठीक। पहले स्टार्टिंग में हमने 100 ml वाटर लिया, ठीक, और 1 स्कूप ऑफ शुगर ली, सही है, और डाल दिया। तो क्या हुआ, ये आपस में मिक्स होंगे, क्योंकि शुगर तो अक्सर चिंटू ने देखा कि चिंटू के मामा जब भी आते हैं तो चिंटू की मम्मी जो बहुत बढ़िया शरबत बनाती हैं, और पापा के घर से कोई आता है, चाचा आते हैं तो बहुत बेकार शरबत बनाती हैं। तो चिंटू ने कहा अच्छा कोई माजरा है। तो फिर साहब क्या हुआ, तो जब पूरे वाटर में शुगर डाली गई तो शुगर घुलेगी, बिल्कुल घुलेगी। अब हम देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन का पढ़ते हैं और फिर हम एक एक करके कंसेप्ट निकालेंगे। शुगर विल डिजोल्व फास्टेस्ट इन सेटअप, इसमें जल्दी घुलेगी कि स्लोएस्ट इन सेटअप, बताना है कि किस में जल्दी घुलेगी और किस में जो है देर में घुलेगी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ बच्चों कि आपने जो है इतना सारा शुगर ले लिया और इतना सा पानी ले लिया, मतलब कि एक छोटे से गिलास में आपने पानी ले लिया और ढेर सारा आधा किलो 250 ग्राम शुगर ले ली। घोलेंगे, क्या घुल जाएगी? बिल्कुल नहीं घुलेगी। हमको जितने हिसाब का शुगर लेना है उसी से एसोसिएट उतना है, उससे ज़्यादा हमको वाटर लेना है, तभी घुल पाएगा। अब देखो यहाँ 50 ग्राम पानी है, 100 ग्राम क्रिस्टल ऑफ शुगर है, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। कंपेरिजन भी बेटा सेम टेम्परेचर पर करना होता है, मास का और वॉल्यूम का। ऐसा नहीं होता है कि हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। हमको जो है ध्यान देना होगा कि हम कहाँ जो है कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले और कितना नहीं। देखिए ध्यान से, उसके बाद जो है 50 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम फाइनली शुगर पाउडर्ड शुगर है और 60 ग्राम टेम्परेचर है। 100 ml वाटर है, 10 ग्राम शुगर ऑफ क्रिस्टल है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 100 ml वाटर है, 10 ग्राम शुगर है, 60 डिग्री टेम्परेचर है। एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट क्या होता है? कॉमन सेंस भी है। सोचिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि दूर हैं पार्टिकल्स, अगर दूर पार्टिकल्स हैं और पास पार्टिकल्स आएंगे तो क्या करना होगा? दूर से पास जाना है तो हमको कूलिंग करनी होगी। जैसे हम अपनी क्लास में अगर किसी का दोस्त बनने चाहते हैं तो हमको उनके साथ मिलकर खाना खाना होगा, उनके साथ मिलकर पढ़ाई करनी होगी, उनके साथ मिलकर खेलना होगा, फिर हम उनके पास आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? कूलिंग। और अगर हमको पास से दूर जाना है, हमको चाहना है कि नहीं यार हम उस इतना दोस्ती नहीं कर सकते, दूर रहना है, तो हम क्या करेंगे? हम कटना दूर करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हीटिंग। हुआ क्या, जब हमने पास जो मटेरियल थे, मॉलिक्यूल्स थे, जब उनको हीट किया तो हीट करने से बेटा क्या होता है? टेम्परेचर से एनर्जी मिलती है। जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी, आपके अंदर एनर्जी होती तभी तो आप ढेर सारा खेल पाते हैं। एनर्जी लूज हो जाती, आप थक कर सो जाते हैं, यही तो होता है। तो जब पास पास मॉलिक्यूल्स थे और उनको गर्म करने पर हीटिंग हुई और हीटिंग हो गई, उनको एनर्जी मिली, तो वो दूर दूर गए, स्प्रेड आउट हो गए, तो वो दूर आ गए। और दूर वालों से जब एनर्जी खींच ली, आपकी रात को एनर्जी कम हो जाती है, आप सो जाते हैं, जब एनर्जी खींच ली तो पास चले गए। ये किसके बिना पर हुआ? टेम्परेचर। या रोल प्ले क्या कर रहा है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को ज्यादा किया तो मॉलिक्यूल गए दूर, टेम्परेचर को कम किया तो मॉलिक्यूल आए पास। यहां पर भी वही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से,
पहले तो इनमें कंपेयर करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ज्यादा पानी लेंगे उसमें शुगर डालेंगे तो ज्यादा जल्दी घुल जाएगी, ठीक है। बताइए 50 ज्यादा कि 100 ज्यादा, मतलब लड़ाई अब इन दोनों ही में है, ठीक। आधी लड़ाई तो हम जीत गए। सब में 10-10 ग्राम शुगर है, बिल्कुल सही बात है। मतलब 10 ग्राम 100 ml में डाला, 10 ग्राम 50 ml में डाला। ऑब्वियस सी बात है, आंख का अंधा और कान का बहरा भी सुनकर बता देगा कि 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर है, वो जल्दी घुल जाएगी। समझ आता है इन दोनों में से। लेकिन साहब लड़ाई है कौन से टेम्परेचर पर, 30 पे कि 60 पर। तो साहब पता चल गया कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, तो मैंने अभी क्या बताया था, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो शुगर पार्टिकल के पार्टिकल दूर दूर एनर्जी दूर 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 फैलेंगे, तो पानी उनको पकड़ लेगा, खट खट पकड़ लेगा। वैसे ही जैसे कि कैप्टन की बात नहीं सुनेंगे तो अपोजिशन वाली टीम आपको हरा देगी, क्योंकि पता चल गया यूनिटी नहीं है। तो इनकी यूनिटी टेम्परेचर ने ब्रेक कर दी। जैसी यूनिटी ब्रेक हुई, पानी मॉलिक्यूल ने उनको जकड़ा पकड़ा और घोल लिया, आपस में घुल गया। तो सबसे जल्दी यहाँ पर घुल जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री टेम्परेचर भी है और 100 ml वाटर है और 10 ग्राम शुगर है। सबसे फास्टेस्ट इसमें जाएगा। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से ही कोई एक आंसर सही होना चाहिए। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आगे देखते हैं। फिर कह रहा है स्लोएस्ट, तो स्लोएस्ट साहब इसमें है, क्योंकि टेम्परेचर भी सबसे कम इसी में है, ml भी सबसे कम इसी में है और 10 ये तो कांस्टेंट है, तो सबसे कम इसमें फिर 1 में आ गया। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है दिस इज बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन। भाई मैंने क्या बताया था कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो दूर दूर फैलेंगे और वाटर उनको जकड़ लेगा, खट पकड़ लेगा उनको, और पकड़ लेगा तो जल्दी घुल जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी भी कैसे बढ़ेगी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इंक्रीज एंड इन पार्टिकल साइज ऑफ शुगर एंड डैश इन वॉल्यूम। तो बताइए अगर पार्टिकल बड़ा बड़ा होगा, इतनी बड़ी शुगर होगी, इतनी बड़ी फेंक के मारेंगे अगर शुगर पानी में, तो क्या जल्दी घुलेगी, देर में घुलेगी। और वाटर ढेर सारा होगा, एक बाल्टी, एक मग, एक समुद्र इतना बड़ा होगा तो जल्दी घोल देंगे। तो पार्टिकल साइज स्मॉल होना चाहिए, डिक्रीज इनके हिसाब से डिक्रीजेस, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस। देखो बेटा, जिसमें घोलना होता है वो ज्यादा होना चाहिए, जिसको घोलना है वो कम होना चाहिए। दोनों को आपस में घोलने के लिए टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, समझ गए। जिसको डिसॉल्व, जिसमें डिसॉल्व करना है वो ज्यादा, डिसॉल्व करना है वो ज्यादा, जिसको डिसॉल्व करना है वो कम, ठीक। जब दोनों एस्पेक्ट सेम, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो और जल्दी घुल गया, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ा देने से सॉल्युबिलिटी हो जाती है। अब इस क्वेश्चन के जरिए हमको कितने कंसेप्ट सीखने को मिले, हमको कंसेप्ट ढेर सारे सीखने को मिले। देखिए अब हम आपको एक एक करके 2 कंसेप्ट हमने यहां से सीखे, और देखिए आप, मैं आपको बताता हूं। तो पहले हमने 2 चीजें क्या क्या सीख ली, टेम्परेचर से एसोसिएटेड हमने सीखा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स पास हैं और उनको दूर लेकर जाना है तो हीटिंग, मॉलिक्यूल्स दूर हैं उनको पास लेकर जाना है तो कूलिंग। ये 2 कंसेप्ट आपने पढ़े आज, और इन 2 कंसेप्ट को सीखकर आपने क्वेश्चन कर दिया। इसी के जरिए बेटा हमारा आज का सेशन खत्म होता है। मैंने आज ढेरों क्वेश्चन आपको करवा दिए। आप विश्वास मानिए, अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो आपका जो अपकमिंग पेपर है उसमें आप बहुत कंफर्टेबली फील करेंगे कि अरे ये तो बहुत जल्दी हो गया, बहुत आसान हो गया। तो इस तरीके से और भी मैं ऐसे सेशन लेकर आऊँगा, ये अकेला सेशन अकेला नहीं है, मैं और भी सेशन लेकर आऊँगा। अगर आपको और अच्छा सीखना है तो इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, माई क्लासरूम के इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, और यहाँ के इसके जरिए मैं आपको ढेरों चीज़ें सिखाऊंगा। जिंदगी में माई का बड़ा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे आप कहते हैं ना, अक्सर क्रिकेट खेलते हो, अरे ये मेरा बल्ला है, अरे ये तो मेरी बॉल है, अरे ये तो मेरा बैग है। तो ऐसे ये क्लासरूम में के आगे क्या लगा हुआ है, माई। तो क्या लगा हुआ है, माई। तो मैंने अभी बताया कि माई की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ऐसे ये क्लासरूम किसकी है, आपकी, माई क्लासरूम।
चिंटू अक्सर पिंटू से कहता हो, अरे ये मेरा बैट है, तुम कैसे खेलोगे, पहले मैं खेलूंगा, पहले मैं बैटिंग करूंगा, मैं कैप्टन बनूंगा। तो माई क्लासरूम, ये आपकी क्लासरूम है। तो उसी के जरिए आप जो है बढ़िया से बढ़िया चीज़ें सीखिए। ये क्लासरूम आपका अपना है, इसको अपने तरीके से देखिए। मैं आपसे यहीं हमारी और आपकी अब बार बार मुलाकात होगी, आप चिंता ना करें, यहीं मैं आपसे बार बार मिलूंगा। हमारा एक इंस्टा पेज भी है बेटा, अगर आप इंस्टा चलाते हो, बिल्कुल चलाते ही होंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो अगर आप इंस्टा चलाते होंगे तो उस इंस्टा का, एक सेकंड, ये हमारा ये विजिट है, ये माई क्लासरूम की साइट है। साइट का क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप हैं क्लास 6th में, आपको एनएसओ के लिए तैयार करना है। अब आप क्या करें, चिंटू बोला कि साहब आज का पेपर देख के तो समझ आया कि यार पेपर ठीक ठाक आता है, मतलब पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना पड़ेगा तो उसके दो तरीके होते हैं, किताबें ले आइए और पढ़ लीजिए। लेकिन साहब चिंटू बोल रहा है कि यार कितना पढ़ेंगे यार, खेलना भी है, सुहाना से बात भी करना है। तो साहब मैं चिंटू को मैंने एडवाइस दी, कोई बात नहीं, तुम यहाँ आ जाओ माई क्लासरूम, सारा कुछ सेटअप मैं तुम्हें दे दूंगा, सब कुछ मैं तुम्हें सिखा दूंगा, और तुम मेरे साथ जितनी देर रहो अच्छे से रहना, बढ़िया तरीके से सीखना, आगे दिन खेलना। तो मैंने चिंटू की मेहनत कम कर दी। ऐसा नहीं है कि चिंटू को मेहनत कम करनी पड़ेगी, नहीं, चिंटू मेहनत करेगा, लेकिन अब चिंटू को डायरेक्शन मिल गई। अब मैं चिंटू को गाइड करूंगा कि चिंटू बस तुम इतना पढ़ लो काम हो गया, इतना पढ़ लो काम हो गया, ये पढ़ लो काम हो गया, उतना मत पढ़ो ये काम, ये सब पता चल गया। तो अब चिंटू मुझसे कहीं कहीं बात करनी होगी तो कहाँ करेगा, या मुझे चिंटू अगर मुझे बुलाएगा तो कहाँ बुलाएगा, इस वेबसाइट पर बुलाएगा। इस वेबसाइट पर बेटा आप विजिट करते रहिए। ये माई क्लासरूम की वेबसाइट है, आपकी क्लासरूम, इट्स नॉट माइन क्लासरूम, योर क्लासरूम, माई क्लासरूम। आप कहेंगे ना 4 बार बोल कर देखिए, माई क्लासरूम, माई क्लासरूम, माई क्लासरूम, अपना लगा ना, बस ये वही है। उसके बाद आप देखिए अगला क्या है, आपका ये हमारा ऐप है। इस ऐप पर आप अपनी लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालेंगे, फटाक मैं आपको सामने पेश हो जाऊंगा। आपको कभी बुलाना हुआ, आपने यहाँ लॉगिन बोला सर आ जाओ, मैं भी यहाँ पे लॉगिन करके आ जाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये हमारा जो है इंस्टा पेज है, इंस्टा पेज पर जाइए, फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, आप इसको लाइक करिए। यहाँ मैं ढेरों क्वेश्चन डालूंगा, फिर यहाँ हम बात करेंगे, हम ढेरों क्वेश्चन करेंगे, और इसके साथ ही हम बहुत कुछ सीखेंगे और आगे जाएंगे, और ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। तो बस इसके साथ ख़त्म करते हैं आज का सेशन। आप भी अपना बढ़िया एंजॉय करिए, खेलिए, कूदिए, और मैं भी जाता हूँ, मैं भी कुछ खेलता कूदता हूँ, है ना। चलिए फिर मिलते हैं, चलो।